हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो पहले मैं बताऊंगा आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन है क्या और नीड क्यों है और मेजर्स क्या क्या लिए गए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, सिंपल वर्ड्स में एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डिजाइंड to encourage the exporters to export more goods from the country than before। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एक ऐसी पॉलिसी होती है सरकार की जिससे सरकार एक्सपोर्टर्स को एनकरेज करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल अपना बाहर एक्सपोर्ट करें। ठीक है, टू अचीव दिस एंड सेवरल इंसेंटिव्स आर गिवन टू देम। इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा जो है इंसेंटिव्स देती है। कैसे इंसेंटिव होते हैं? कैश सब्सिडीज़ आर गिवन ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स पे कैश सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। बैंक लोन्स एट चीपर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर मेड अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स को सस्ते रेटों पे बैंक से लोन्स दिए जाते हैं। फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू इम्पोर्ट मशीनरी एंड रॉ मटीरियल सो दैट द प्रोडक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव्स, हैंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज। तो ऐसी जो है जो रॉ मटेरियल और मशीनों को इंपोर्ट कराने के लिए सरकार जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि अच्छी मशीनरी होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट, कंसेशनल फ्रेट रेट्स आर चार्ज बाय द रेलवेज एंड शिपिंग कंपनीज ऑन एक्सपोर्ट गुड्स। तो सस्ते रेटों पे फ्रेट रेट्स उनको सस्ते लगाएं ताकि एक्सपोर्ट्स को इंकरेजमेंट मिले, उनकी कॉस्टिंग कम हो। इनकम टैक्स में कंसेशंस देनी चाहिए एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स आर परमिटेड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल नीडेड बाय द एक्सपोर्टर्स। तो जितना भी उनकी कमाई है, एक्सपोर्ट से अर्निंग हो रही है, उसका कुछ परसेंट वो बाहर से मशीनें खरीदने में या रॉ मटेरियल खरीदने में इस्तेमाल कर सकें। इस टाइप की सरकार जो है पॉलिसीज़ बनाए ताकि एक्सपोर्टर्स को एनकरेजमेंट मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। अब आ जाता है नीड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन क्यों चाहिए? एक्सपोर्ट प्रमोशन इज नीडेड मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला, टू करेक्ट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड तो शुरू से ही खराब है, जब से देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, तब से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब चल रहा है उसको सही करने के लिए। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स, ताकि हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो खराब है उसके डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम लोन्स लेते हैं, उस पर डिपेंडेंस कम हो जाए। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू मीट एसेंशियल इम्पोर्ट्स, जो हमारे ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं उनको मीट अप करने के लिए हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। टू एक्सपोर्ट सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, तो जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं जो भी वो सरप्लस माल बना रहे हैं, तो जो विद इन द कंट्री कंज्यूम हो रहा है उससे जो एक्स्ट्रा बना रहे हैं उसको भी तो बाहर बेचना है ना, तो इस वजह से भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आ जाता है मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के कौन कौन से मेजर्स हैं, सरकार ने क्या क्या लिया और क्या क्या करना चाहिए, उस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। सेवरल कमेटीज़ हैव बीन अपॉइंटेड टू इनवाइट देयर सजेशंस फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। सरकार ने कई कमेटीज़ बैठाई और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह ली कि किस किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। कंसिडरिंग देयर सजेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन फॉलोइंग मेजर्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया? नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। In order to increase exports, it is necessary to increase the output of agriculture, industry and minerals। तो इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जूट, टी एंड कॉटन टेक्सटाइल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो जूट, टी और कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स में। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ 3 ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स इन 5-year प्लान्स। तो जो भी 5-year प्लान्स नीति आयोग बनाती है या जो प्लान्स बनाती हैं, इसमें जूट, टी और कॉटन टेक्सटाइल्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन करने को जो है बढ़ावा दिया जाता है, ताकि अगर इन चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड, लाइक आजकल क्या है, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल फैंस या छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, और साइकिल्स, हॉजरी जो गुड्स हॉजरी आइटम्स हैं, और आयरन हैंडीक्राफ्ट्स, आयरन जो है आयरन कॉमा डालना था यहाँ पे, आयरन और हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, रेडीमेड गारमेंट्स एट्सेट्रा, ये एक्सपोर्ट करते हैं आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो इन चीज़ों की भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ एट इंटरनेशनल प्राइजेस। तो इंटरनेशनल प्राइजेस पे ही जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ है उनको रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। सेकेंड आ जाता है इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप सेवरल इंस्टीट्यूशंस टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स। फॉर इंस्टांस, सरकार ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए? नंबर 1, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, विद द व्यू टू
promote, yeah, with a view to promoting the export of different products, 19 export councils have been formed. तकरीबन अब तक 19 बना दी हैं सरकार ने. For promoting export of services, service export promotion councils have also been set up. तो तकरीबन ये डाटा लिखना आपको ज़रूरी बन जाएगा. ठीक है. बी आ जाता है कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी. It was set up in 1970. It aimed at organizing small and medium level enterprises and increasing their export capacity. तो जो छोटी छोटी कंपनियां उनकी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी. नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑन ट्रेड. दिस काउंसिल was set up in 1978. Its main function is to advise the government on matters relating to export and import and to extend the production of export goods. तो सरकार को ये लगातार एडवाइस करेगी कि क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए और कैसे हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स बढ़ाएं. नेक्स्ट आ जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. द फेडरेशन is to coordinate the functioning of different export organizations in the country. ये फेडरेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि जो डिफरेंट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाई जा सके. द कंसल्टेंसी फर्म्स फंक्शनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट. तो सरकार इसके थ्रू जो है जो फेडरेशंस बनाई हुई हैं उसके थ्रू क्या करती है, जो एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लगातार फाइनेंशियली हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एडवाइजरी काउंसिल. इट हैज़ बीन फॉर्म्ड टू एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स. कि जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी है वो सही है कि नहीं है. ये ना हो कि बाहर जाए और क्वालिटी अच्छी ना हो तो हमारे कंट्री की बदनामी हो जाए. एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन. इट हैज़ बीन सेट अप इन प्लेस ऑफ Export Risk Insurance Corporation. Its function is to arrange the credit for export trade. तो बेसिकली इसका मेन ये है कि भाई एक्सपोर्ट के लिए जो क्रेडिट या लोन्स की रिक्वायरमेंट है उसको जो है पूरा कराए. Indian Institute of Packing. This institute offers suggestions regarding the packing of export goods. के जो एक्सपोर्ट हो रहा है माल उसकी पैकिंग किस हिसाब से होनी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है commodity boards. Government has constituted these boards for promoting the production and export of 5 products, namely टी बोर्ड, रबर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, कई टाइप के सरकार ने कॉमोडिटी बोर्ड्स बनाए हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. दिस बैंक हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए सरकार ने बैंक बनाया ताकि सस्ते रेटों पे लोन दिया जा सके. नेक्स्ट बोर्ड ऑफ ट्रेड. इट हैज़ बीन सेट अप टू एडवाइज ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया ताकि सरकार को लगातार जो है एडवाइस दी जा सके कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको कैसे कैसे प्रमोट करना है. तो सरकार ने ये सारे इंस्टीट्यूट्स या बोर्ड्स या कमिटीज़ बनाई. थर्ड आ जाता है पब्लिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. जब बाहर पता लगेगा लोगों को कि ये गुड्स इंडिया में बनते हैं तभी तो खरीदेंगे ना. विद अ व्यू टू गिविंग वाइड पब्लिसिटी टू इंडियन exports abroad, Trade Fair Authority of India was constituted in 1977. इसका मेन काम क्या था? It organizes international trade fairs wherein different countries participate. तो जहाँ जहाँ different countries participate करती हैं वहाँ पे इंडिया के जा के जो है ट्रेड फेयर्स के अंदर अपनी जो है वो दिखाना है कि इंडिया क्या क्या बनाती है. Indian Councils of Trade Exhibition has been set up एट मुंबई. तो इसका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई में है. नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में ट्रेनिंग देना. इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट एजुकेशन कंसर्निंग फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज सेटअप. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बनाया गया फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग रिगार्डिंग पैकिंग ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग वॉज फाउंडेड इन 1967. तो सरकार ने ट्रेनिंग देने के लिए फॉरेन ट्रेड में या पैकिंग किस तरीके से होगी उसके लिए भी कई इंस्टीट्यूट्स बनाए. नेक्स्ट आ जाता है WTO एग्रीमेंट. इन 1947 इंडिया साइंड गैट एग्रीमेंट. ठीक है. WTO के आने से पहले गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स. ठीक है. एंड देयर बाय entered into trade agreements with all the member countries of GATT. तो जब इंडिया गैट का मेंबर बना तो जितने भी मेंबर कंट्रीज थे गैट के उनके साथ इंडिया का ट्रेड चल पड़ा. इन 1995 इट वाज रीनेम्ड एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एंड हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1 जनवरी 1995. WTO इज़ a permanent international trade body that has replaced GATT. तो WTO ने GATT को रिप्लेस कर दिया. WTO promotes tariff-free foreign trade among member nations. WTO agreements have helped India to increase its exports. तो जब से हम WTO के मेंबर बने हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे इंपोर्ट भी बढ़ गए. वो भी तो हमारे घर आके माल बेचेंगे ना. नेक्स्ट आ जाता है स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस. फ्री ट्रेड
policy, free trade policy 2015-2020 announced new categorization of स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेस। तो एक्सपोर्ट हाउसेस का जो स्टेटस है उसमें उनको रैंकिंग वगैरह दी हुई है। कैसे मैं बताऊंगा अभी। अंडर द न्यू स्कीम एफिशिएंट एक्सपोर्ट हाउसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग करंट ईयर एंड द नेक्स्ट 2 ईयर। दीज आर एज अंडर। तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस वो है जो एक्सपोर्ट करता है अराउंड 3 मिलियन $, ठीक है। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस वो है जो एक्सपोर्ट करता है 25 मिलियन $, का सामान बाहर एक्सपोर्ट करता है। 3 स्टार हाउस वो है जो 100 मिलियन $, का एक्सपोर्ट करता है। 4 स्टार वो है जो 500 मिलियन $, का एक्सपोर्ट करता है। 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस वो है जो 2000 मिलियन $, का बाहर एक्सपोर्ट करता है। दीज एक्सपोर्ट हाउसेज आर एंटाइटल्ड टू वेरियस प्रिविलेजेस लाइक फास्ट कस्टम क्लियरेंस। तो जितना ज़्यादा जिसके पास स्टार होंगे उसको कस्टम क्लियरेंस उतना अच्छे तरीके से मिलेगा। एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी की छूट मिल जाएगी और लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज मिल जाएंगी, सस्ते में लोन मिल जाएगा और लिबरल परमिशंस वगैरह आसानी से मिल जाएंगी ताकि वो अपना काम और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो हर एक जो है एक्सपोर्ट हाउस या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट उसको इनकरेज किया गया कि जितना जितना आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना आपके लिए फैसिलिटीज़ अच्छी कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मैनी इंस्टीट्यूशंस टू अंडरटेक फॉरेन ट्रेड। दैट इज़ सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाई जो कि 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी। मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाई। इट वॉज फाउंडेड इन 1963 टू एक्सपोर्ट वेरियस मिनरल्स एंड मेटल्स। सरकार ने हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन बनाई। इट वॉज एस्टैब्लिश टू अंडरटेक एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। सरकार ने कैश्यू कॉर्पोरेशन बनाई। द मेन फंक्शन ऑफ दिस कॉर्पोरेशन वॉज टू एक्सपोर्ट कैश्यू, तो काजू बाहर भेजने के लिए। प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई। इट वॉज सेटअप टू एक्सपोर्ट स्मॉल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोजेक्ट इक्विपमेंट, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को बाहर भेजने के लिए। सरकार ने स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाई। इट इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री स्टेट export corporation have been set up with a view to promote exports। तो स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हर एक स्टेट में सरकार ने खोली। मीका ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, तो इट वाज सेटअप इन 1974। इट्स एक्सक्लूसिव फंक्शन इज़ टू एक्सपोर्ट मीका। इसका मेन काम यही है कि मीका को एक्सपोर्ट करना। फिर सरकार ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स खोली। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री 7 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। दीज आर कांडला, सेंटा क्रूज, नोएडा, फाल्टा, कोचीन, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। 100% of the goods produced by the units installed in these zones are exported। यहाँ पे जितना भी माल बनता है सारा का सारा बाहर चला जाता है। These units are given several facilities so as to make them competitive in the foreign market। तो यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई ताकि फॉरेन मार्केट से हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए। ठीक है, मतलब सस्ते में बना सकें। एक्सपोर्ट तभी ज़्यादा होगा ना जब हमारा कॉस्टिंग कम पड़ेगी और हम सस्ते में बेचेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीवैल्यूएशन मीन्स लोअरिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट खुद करती है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे $1 है मान लो 60 रुपीज़ का, और अगर $1 हो जाता है 65 रुपीज़ का, मैं यहाँ रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, 65 रुपीज़ का, तो हम एग्जांपल के तौर पे अभी तो जो 80 के अराउंड चल रहा है, 83 चल रहा है, तो हम ये कह देते हैं, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये मत सोचना कि अभी इतना चल रहा है, तो हम ये कह देते हैं कि हमारी करेंसी डीवैल्यू होगी। तो जब भी हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है तो एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि वो चीपर हो जाते हैं। डीवैल्यूशन बिकम्स नेसेसरी व्हेन द इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर ग्रेटर देन इट्स एक्सपोर्ट्स। अब बाहर से इंपोर्ट कराने में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है तो एक्सपोर्ट्स को डिस्करेजमेंट मिलती है, इंपोर्ट्स को डिस्करेजमेंट मिलती है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। इन ऑर्डर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ एंड टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स, डीवैल्यूएशन इज रिजॉर्टेड टू। तो डीवैल्यूएशन भी की जानी चाहिए टाइम टू टाइम। एज अ रिजल्ट ऑफ डीवैल्यूएशन इंपोर्ट्स बिकम्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो चीपर हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो लोग इंपोर्ट ही नहीं करवाएंगे बाहर से। इन 1949 devaluation was done by the government for the first time 1949 में devaluation हुई थी। On 6 June 1966 Indian rupee was devalued for the second time to the extent of 35.5%. In July 1991 rupee was devalued to the extent of ₹20% फॉर द थर्ड टाइम। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि डिवैल्यूएशन कर दी, इस सरकार ने कर दी, उस सरकार ने कर दी, वो पॉलिटिक्स के टॉपिक है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि डिवैल्यूएशन के होने से हमारे एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है और इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं तो हम एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज फील करते हैं बाहर से इंपोर्ट कराने में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट फाइनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक्स
एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशंस, सिडबी जो आ जाता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स एट्सेट्रा आर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू एक्सपोर्टर्स। तो कुछ बैंक्स हैं जो सरकार ने डेडिकेट किए हुए हैं और कमर्शियल बैंक्स भी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सस्ते रेटों पे लोन देते हैं। एक्सपोर्टर्स कैन गेट 90% क्रेडिट फ्रॉम द अबव इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट देयर क्रेडिट एक्सपोर्ट सेल। तो जो भी उनकी सेल है उसका 90% तक ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं लोन प्रोवाइड करा देते हैं एक्सपोर्टर्स को। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो प्रोवाइड फाइनेंस फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो अपने मतलब अपने एक्सपोर्ट यूनिट को मॉडर्नाइज करने के लिए मशीनें वगैरह बाहर से मंगानी है या कुछ भी करना है उसके लिए भी लोन्स दे देते हैं। फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इंटरेस्ट कंसेशन ऑफ 2% पर एनम ऑन लोन्स टू एक्सपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स ने जो भी लोन दिए हैं सरकार उसमें काफ़ी कंसेशंस देती है। एज ऑन 26 मार्च 2021 रुपीज़ 19,028 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट वॉज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम एक्सपोर्टर्स। तो इतने हज़ार करोड़ का जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने इतने लोन्स प्रोवाइड किए हुए हैं। 10th पॉइंट आ जाता है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स एम्बेसीज अब्रॉड। तो अपनी एम्बेसीज में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपॉइंट करती है। देयर फंक्शन इज़ टू कंडक्ट सर्वे इन फॉरेन कंट्रीज़ टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडियन गुड्स। उनका मेन काम है कि वो सर्वे करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन कौन से इंडियन गुड्स बाहर बिकेंगे और इंडियन गुड्स की मार्केट कहाँ कहाँ पे है। इन 1982 टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन कंट्रीज़ इकोनॉमिक मिशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड। तो ये मिशन फाउंड किया गया था ताकि इंडिया का बना हुआ सामान बाहर बेच सके। नेक्स्ट आ जाता है फिस्कल मेजर्स। द गवर्नमेंट हैज़ एडॉप्टेड फॉलोइंग फिस्कल मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। कौन कौन से? कस्टम ड्यूटीज़ एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट गुड्स आर फुली रिफंडेड अंडर ड्यूटी रिफंड स्कीम। तो जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनको जो कस्टम ड्यूटीज़ और जो अदर टाइप ऑफ टैक्सेस लगते हैं वो सरकार उनको रिफंड कर देगी। अंडर द कैश कंपनसेटरी स्कीम, जिसको CCSP कहा जाता है, कैश असिस्टेंस इज गिवन टू कंपनसेट फॉर द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। तो एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन करने के लिए सरकार जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है या जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ या कुछ लगाती है, इस स्कीम के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कंपनसेट करने के लिए जो कैश प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स आर टोटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में से एक्सपोर्ट्स के जो प्रॉफिट्स हैं उसको लगातार एग्जम्पशन मिलेगी। और सर्टेन रॉ मटेरियल्स लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, रबड़ एंड फ्यूल्स आर सप्लाइड एट कंसेशनल प्राइजेस फॉर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़। या एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो सस्ते में दे देंगे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं सेटिंग अप एक्सपोर्ट जोन्स। जो एक्सपोर्ट जोन्स है उसको सेटअप किया सरकार ने, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव जो है साइड देखी जाएगी। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश सेवरल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इन मुंबई, कांडला, चेन्नई, नोएडा, फाल्टा एंड कोचीन। यहाँ पे क्या होता है? द एक्सपोर्ट यूनिट्स लोकेटेड इन दीज जोन्स वर अलाउड फ्री ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया। बेसिकली होता ही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो भी टैक्सेस लगते हैं वो बाद में रिफंड कर दिए जाते हैं। दे वर नॉट टू पे टैक्सेस फॉर 5 years। 5 years तक तो उनका टोटली माफ़ कर दिया। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोटेड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। यहाँ सिर्फ वही खुलेंगे जिनका 100% माल बाहर जाता है। दे वर अलाउड सेवरल कंसेशंस टू अनेबल देम टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करने के लिए उनको काफ़ी कंसेशंस दी जाती हैं ताकि उनका प्राइस काफ़ी सस्ता रहे इंटरनेशनल मार्केट में और उनके चीज़ों की डिमांड बढ़े। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड हैव बीन अलाउड। तो फुल कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स फ्रीडम टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी टू फैसिलिटेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फ्रीडम दे दी गई कि जो भी आपकी करेंसी है उससे आप कुछ भी बाय और सेल कर सकते हो। और फुल कन्वर्टिबिलिटी का दूसरी तरफ ये भी मतलब होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से छोड़ देना, खुद कंट्रोल ना करना। एक्सपोर्टर्स विल बी फ्री टू सेल फॉरेन एक्सचेंज अर्नड बाय देम एट द मार्केट रेट। तो जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने हिसाब से बाय एंड सेल कर सकते हैं। इट विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड दे विल बी एनकरेज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। तो उससे उनको इंकरेजमेंट मिलेगी और जो बाहर से कंपनियां वो भी आके अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स खोल सकेंगी। नेक्स्ट आ जाता है यही रिलेटेड पॉइंट ही है, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स।
द गवर्नमेंट, इंडिया में काफ़ी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो द गवर्नमेंट हैज़ established 19 special economic zones for promoting exports. The export units located in special economic zones are provided various concessions. तो काफ़ी ज़्यादा concessions दिए गए हैं. Special Economic Zone Act 2005 have been passed by the government. So far, government has notified 376 special economic zones. Out of these, 268 zones became fully operational by 30th September 2021. तो और भी इसमें डाटा ऐड हो सकता है. तो स्पेशल वे में आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बढ़ती जा रही है, जहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट वाली और इंपोर्ट वाली कंपनियाँ खुलेंगी और एक्सपोर्ट्स इससे एनकरेज होंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चैप्टर का नाम था फॉरेन ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.